गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस गुरुजी 4.0। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने ये समझ लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे में क्या होती है, इंटर कन्वर्ट होती है। क्या होती है? इंटर कन्वर्ट होती है। तो एक बार मैं वापस से उस चीज़ को स्टार्ट कर लेती हूँ। देखो क्या था अपना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था अपना टॉपिक। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा केमिकल एनर्जी है, किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, दोनों प्रोसेस चल रही है। देखो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप देखेंगे कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो कौन से डिवाइस में होगा? वो होगा आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या कहा मैंने कि जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये प्रोसेस कौन सी डिवाइस में होगी? ये प्रोसेस होगी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। क्लियर है? और उसके बाद में जो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी में। वो प्रोसेस होगी आपकी किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कौन सी सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर है? ठीक है, इतना हमने देखा था। फिर मैंने क्या कहा था? मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है, क्या कहा मैंने? जो प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप। कौन सी है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी वो। ठीक है भाई, वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगी वो प्रोसेस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, यानी कि हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा उसको करवाने के लिए। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसके लिए डेल जी नेगेटिव होती है। डेल जी कैसी होती है? नेगेटिव। और अपनी जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए डेल जी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होने के सिस्टम का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद में मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी कि जैसे कि केमिकल एनर्जी है, अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। देखो लाइटिक का मतलब क्या होता है? टूटना। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है? टूटना। यानी कि यहाँ पे जो भी आप सब्सटेंस लोगे उसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी प्रोसेस होगी वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप स्वतः होने वाली। ठीक है, और उसके लिए डेल जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी है, उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर? उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो प्रोसेस कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, उसके बाद में डेल जी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर? ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? क्योंकि भाई जो भी आप प्रोसेस करवाओगे, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हो चाहे वो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हो, आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है?
इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनको हम उनकी मोल्टन स्टेट या फिर उनके एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में उनको लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अपनी मोल्टन, कहने के लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो अपनी मोल्टन स्टेट और अपनी एक्वस स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। यानी कि ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैंने आपको इनके दो पार्ट बताए थे, क्या क्या, एक तो आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक मैंने आपको बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि 100% आयोनाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं, 100% आयोनाइज्ड होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने आपको ये कहा था कि ये सब्सटेंसेस पार्शियली डिकम्पोज होते हैं या पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये अनडिसोशिएट फॉर्म और डिसोशिएट फॉर्म दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। एक वर्ड और आता है यहाँ पे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट नहीं होते हैं। किसकी फॉर्म में डिसोशिएट नहीं होते हैं, आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट नहीं होते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी, जनरल बात थी जो कि हमने पिछली क्लास में देख ली थी। अब अपना नया टॉपिक आएगा यहाँ पे, क्या कि टाइप्स ऑफ substances on the basis of conductivity। कंडक्टिविटी के बेसिस पर अपने जो सब्सटेंसेज हैं वो कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं वो अपने को यहाँ पे देखना है। सबसे पहला होता है अपना कंडक्टर ही ले लेते हैं। सबसे पहला है अपना कंडक्टर। देखो कंडक्टर कौन होगा, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाएगा, फ्लो करने देगा, अपने में से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो होने देगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। तो क्या डेफिनेशन होगी, दोज सब्सटेंसेस which allow electricity to pass through them। अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन होता है, ऐसे सब्सटेंसेज जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज सब्सटेंसेज which not allow electricity to pass through them। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई इंसुलेटर की। अब आता है आपका क्या, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में आता है, तो क्या कहेंगे, दो सब्सटेंसेस which lie between the conductor
एंड इंसुलेटर, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो इन दोनों के बीच में हो, वो क्या कहलाएंगे? सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या कहलाएंगे? सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमारे सब्सटेंसेस कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। क्लियर है? इसके बाद में हमें क्या करना है? टाइप्स ऑफ जो कि कंडक्टर होते हैं ना, उनको देखना है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ कंडक्टर। बेटा जो कंडक्टर है वो 2 टाइप के हैं, एक तो आपका मेटेलिक कंडक्टर और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो पहले हम दोनों के नाम लिखेंगे, कौन कौन से हैं? पहला तो अपना कौन सा है? मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा अपना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, ये 2 टाइप के कंडक्टर है। अब अपन इन दोनों की स्टडी करेंगे, बिल्कुल इनमें डिफरेंस करते हुए। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ लिख लेते हैं अपन मेटेलिक कंडक्टर, और एक तरफ लिख लेते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, और इनके बीच में अपन एक लाइन बना देते हैं। पहला पॉइंट, जो मेटेलिक कंडक्टर है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। तो मैं इसका नाम क्या लिख रही हूं कि इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम आयोनिक कंडक्टर कहते हैं। कौन सा कंडक्टर कहते हैं? आयोनिक कंडक्टर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ऑल्सो नॉन एज आयोनिक कंडक्टर। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण। द कंडक्टिविटी of these conductor is due to flow of electrons। और इसमें is due to flow of ions। ठीक है, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसके कारण होती है? वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और इनमें फ्लो ऑफ आयंस के कारण होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो उसमें जो आपका सब्सटेंस है उसका क्या होगा? उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। the electricity pass without decomposition of substance। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे हम? द इलेक्ट्रिसिटी पास with decomposition of substance। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट,
अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्या कहा मैंने? अगर टेम्परेचर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या होगी? मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, यहां उल्टा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन बढ़ेगा तो आयंस बढ़ेंगे, और आयंस बढ़ेंगे तो अपने आप ही कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में इन कंडक्टर्स में से क्या है? लो एज वेल एज हाई वोल्टेज कैन पास। ठीक है, इसमें से क्या है? लो एज वेल एज हाई वोल्टेज कैन पास थ्रू देम। इनमें से आपका हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। और इनमें से केवल ओनली लो वोल्टेज, ओनली लो वोल्टेज कैन पास। केवल और केवल कौन सा वोल्टेज? कम वोल्टेज ही इनमें से पास हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना क्या था? ये अपना मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो कंडक्टिविटी के बेसिस पर हमारे जो क्या बोलते हैं कंडक्टर हैं वो दो टाइप के हैं, एक आपका मेटेलिक कंडक्टर और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अब इसके बाद में देखो बेटा, इसके बाद में हमारे पास दो टाइप के सेल थे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो एग्जाम के व्यू से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम दोनों सेल की यहाँ पे चर्चा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिकल तो पूरा ही पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे अगर मान लो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। हालांकि इलेक्ट्रोलाइटिक से क्वेश्चन पुटअप इतना नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो अब अपना टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब बताएंगे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था? चर्चा कर ली थी अपन ने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या कहा मैंने? कि एक ऐसी डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देंगे। लेकिन कैसे करेगा? इसमें क्या होती है कि दो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, उनमें क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन आप सब जानते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, दोनों रिएक्शन साथ साथ होगी, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। तो भाई सेल बनेगा कैसे? देखो एक कंपार्टमेंट में क्या होगा, आपने मान लो एक कंटेनर लिया है, एक में उसमें आप मेटल की क्या लगाएंगे? रॉड लगाएंगे, और उसमें क्या भरेंगे आप? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसा ही अरेंजमेंट आप दूसरे कंटेनर में करेंगे, उसमें भी आप क्या करेंगे? मेटल की रॉड लगाएंगे और उसमें क्या भरेंगे? इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। ठीक है, दोनों का आप क्या कर देंगे? दोनों का संपर्क स्थापित करेंगे आप किसके थ्रू? दोनों कंपार्टमेंट का संपर्क आप बनाएंगे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। किसके थ्रू बनाएंगे? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू बनाएंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या होगा? एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड यू ट्यूब होगी, जिसमें आप क्या फिल करेंगे? उसमें आप फिल करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या फिल करेंगे? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसमें फिल कर देंगे। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब दो इलेक्ट्रोड थे, उन दोनों इलेक्ट्रोड का कांटेक्ट करवाएंगे आप किसके थ्रू? एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू करवाएंगे, और उनको जोड़ देंगे आप किसके थ्रू? गैल्वेनोमीटर के थ्रू आप उनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे? अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में? द डिवाइस
एक ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, विच यूज्ड रेडॉक्स रिएक्शन टू कन्वर्ट chemical energy into electrical energy। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी डिवाइस जो कि रेडॉक्स रिएक्शन का यूज कर रही है, क्यों, किसके लिए, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो कौन सी रिएक्शन का यूज कर रही है, वो यूज कर रही है भाई रेडॉक्स रिएक्शन का। और रेडॉक्स रिएक्शन का यूज क्यों कर रही है, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद में आपको क्या पॉइंट लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि द केमिकल रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल भाई, भाई जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन इज टेक्स प्लेस in separate compartment। जो केमिकल रिएक्शन इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में होगी। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब क्या होगा बताएंगे, ईच कंपार्टमेंट having a metallic rod, ठीक है, ए मेटेलिक रॉड जो कि किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोड का काम करेगा, एंड एन इलेक्ट्रोलाइट एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, सूटेबल, कैसा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों हमने क्या बनाए, दो कंपार्टमेंट लेंगे, दोनों में इलेक्ट्रोड लगा होगा, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे। चलो ये बात हो गई। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर joined by a conducting wire through galvanometer। दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम किसके थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ेंगे, और किसकी हेल्प से जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। ठीक है भाई, ये भी हो गया। कंपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड विथ सॉल्ट ब्रिज।
कंपार्टमेंट किससे जुड़े होंगे? सॉल्ट ब्रिज से जुड़े होंगे। चलो ये बात भी हो गई। तो जो सेपरेट ऐसे कंपार्टमेंट बने हैं उनको हम क्या कहेंगे? हाफ सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? दोज कंपार्टमेंट्स with this particular arrangement, इस अरेंजमेंट के साथ ये कंपार्टमेंट क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड हाफ सेल। दोनों कंपार्टमेंट को देखो हमने क्या कहा? दोज कंपार्टमेंट विद दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड हाफ सेल। सेपरेटली अगर उनको देखेंगे तो वो हाफ सेल कहलाएंगे, और दोनों को जोड़ने पर वो क्या बना देते हैं? कंप्लीट सेल बना देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में हमने ये कह दिया कि ठीक है, इनको हमने हाफ सेल कहा। तो हाफ सेल जब बनेगा तो एक में तो क्या होगा? एक में तो आपके ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में आपके क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब देखिए मेरी बात सुनेंगे आप। मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल एक ऐसा सेल है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करता है? रेडॉक्स रिएक्शन उसमें यूज होती है किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। बात हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो केमिकल रिएक्शन है जो कि इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट टेक्स प्लेस इन सेपरेट कंपार्टमेंट। सेपरेट कंपार्टमेंट में ये केमिकल रिएक्शन होती है। फिर इसके बाद में क्या कहा? ईच कंपार्टमेंट हैविंग ए मेटेलिक रोड, जिसको हम हर एक कंपार्टमेंट में क्या होगा? एक मेटेलिक रोड होगी जो कि किसका काम करती है? इलेक्ट्रोड का काम करती है। एंड एन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर जॉइंड बाय ए कंडक्टिंग वायर थ्रू गैल्वेनोमीटर। दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम किसके थ्रू जोड़ेंगे भाई? किसके थ्रू जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे कंडक्टिंग वायर के थ्रू, और लगाएंगे बीच में क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। कंपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड विथ सॉल्ट ब्रिज। दोनों कंपार्टमेंट्स को क्या कहेंगे? किससे जोड़ेंगे हम? सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से जोड़ देंगे। देखो सेपरेटली अपन को क्या लिखेंगे? दोज कंपार्टमेंट विथ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड हाफ सेल। एंड इन आप ये क्या कहोगे कि वो तो अलग अलग, सेपरेटली तो क्या कहेंगे? मैं यहां पे लिख देती हूं सेपरेटली। सेपरेटली तो वो क्या होंगे? हाफ सेल होंगे। लेकिन जॉइंट फॉर्म में वो क्या होंगे? पूरा अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देंगे। ये आपको ध्यान में देना है भाई। ये लाइन मैंने ऐसे नहीं लिखी है कि पूरे अरेंजमेंट को, पूरा अरेंजमेंट जब आपने बनाया है, देखो पूरा अरेंजमेंट अगर आप बनाते हो, अगर ये लाइन आपको डिस्टर्ब करेगी कि भाई ये आपने दोज कंपार्टमेंट विद द पर्टिकुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड हाफ सेल, कैसे लिखा मैंने? सेपरेटली। और जॉइंट फॉर्म में इसका मतलब पूरा सेल कब बनेगा? जब आप सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हो, उसके बाद में कंडक्टिंग वायर लगा रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा? पूरा एक सेल बन जाएगा। ठीक है। तो एक बार अपन इस लाइन को क्या करते हैं, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा क्या कर दे? डिस्टर्ब कर दे कि मैम कौन सी बात कर रही है? ये सेपरेट की बात कर रही है। यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? इरेज कर देते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल देके बताती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब अपन पढ़ते हैं तो मेनली हम गैल्वेनिक सेल का गैल्वेनिक सेल की स्टडी करते हैं। और गैल्वेनिक सेल में भी हम कौन सा सेल लेते हैं? डेनियल सेल। कौन सा सेल लेते हैं? डेनियल सेल हम लेते हैं। कौन सा सेल लेते हैं? डेनियल सेल लेते हैं। ठीक है। अब देखो डेनियल सेल अपन बनाते हैं। अब डेनियल सेल कैसे बनता है वो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, वहीं आपकी सारी की सारी जो क्वेरीज है वो मिट जाएगी, है ना।
थोड़ा नीचे बनाते हैं अपन इसको, पूरा अरेंजमेंट अपने को दिखाना है। ये देखो, ये हमने एक कंपार्टमेंट लिया और ये यहाँ मैंने दूसरा कंपार्टमेंट लिया है ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैंने लगाई एक मेटल की रॉड और इसमें भी मैंने लगा दी एक मेटल की रॉड। अब आपको ध्यान देना है कि डेनियल सेल में जो एनोड बनता है उसमें जो रॉड होती है वो जिंक की होती है और इस रॉड को इसी के आयंस के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। मैंने क्या कहा, इस रॉड को इसी के आयंस के सॉल्यूशन में, इट मींस ZnSO4 का हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 1 m होगी, ठीक है, यानी कि यूनिटी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखेंगे कि जो कैथोड की फॉर्म में हम लेते हैं वो हमारा कॉपर होता है और कॉपर की रॉड को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही क्या करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है। ये किसका सॉल्यूशन लिया हमने, कॉपर सॉल्यूशन का एक्वस सॉल्यूशन लिया है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 m है, ठीक है। ये 2 कंपार्टमेंट मैंने बना दिए। यही तो बात थी ना कि हमें केमिकल रिएक्शन की स्टडी करनी है और वो केमिकल रिएक्शन अलग अलग वेसल्स में होती है। मैंने अरेंजमेंट बनाया, फिर क्या कहा था दोनों कंपार्टमेंट को हम किससे जोड़ेंगे, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब से हम इसको जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, इन्वर्टेड यू ट्यूब से। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी यू ट्यूब अपन यहाँ लेंगे, उससे हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी यूट्यूब होगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। क्या है हमारा, सॉल्ट ब्रिज है। चलो ये बात हो गई। फिर मैंने क्या कहा था कि दोनों इलेक्ट्रोड को हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे। किसके थ्रू जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम इसको जोड़ देंगे। किसके थ्रू जोड़ा हमने, गैल्वेनोमीटर के थ्रू इसको जोड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा अपन सही लेवल में बनाते हैं इसको जोड़ दिया हमने किसके थ्रू भाई, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ये अपन ने अरेंजमेंट किया है डेनियल सेल का। अब सुनेंगे आप, ये जो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, इस सॉल्ट ब्रिज में हम क्या फिल करते हैं, हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में इसमें फिल करते। पेस्ट किस में बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है एगार जेली में या फिर जिलेटिन में हम इसका पेस्ट बनाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में हम किसको लेते हैं, KCl हो सकता है, हमारा KNO3 हो सकता है, NaNO3 हो सकता है, NH4Cl हो सकता है। इनर्ट का मतलब ये है कि वो केमिकली इनसे किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो इनर्ट होता है, वो सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। क्लियर है। अब देखेंगे सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये अपना कंडक्टिंग वायर है, ये अपन ने लगा दिया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन हमने बता दी। अब सुनेंगे आप, अब क्या होगा कि ये हमारा जिंक है, जिंक से क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और याद रखना, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाएगा, एनोड, और जहाँ रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। पता है अब यहाँ क्या प्रोसेस होने वाली है, जिंक है वो ऑक्सीडेशन होगा उसका और वो Zn2+ आयंस बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट होता जाएगा। अब Zn2+ में कन्वर्ट होता जाएगा तो हमारी समय के साथ हमारी जिंक रॉड है वो क्या होती जाएगी, वो पतली होती जाएगी। क्या कहा मैंने, समय के साथ हमारी जिंक रॉड क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। अब आप सुनो, यहाँ Zn2+ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हुए, हमारी इस रॉड के पास कलेक्ट हो गए। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन है इस वायर के थ्रू,
इस वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इस मेटेलिक रॉड में से नीचे आएंगे और नीचे इसको क्या मिलेंगे, Cu2+ आयन मिलेंगे। ये Cu2+ आयन है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, है ना, इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में कन्वर्ट होंगे। यानी कि यहाँ अपना कॉपर बनेगा और वो कॉपर कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा, आपकी इस कॉपर रोड पर डिपॉजिट होता जाएगा। इट मीन्स मैंने क्या बताया आपको कि समय के साथ जिंक रोड तो क्या हो रही है, पतली होती जा रही है और कॉपर की रोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि ये थिक यानी कि मोटी होती जा रही है। ठीक है, वापस से समझ लो, जिंक है वो Zn2+ आयनों में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर के थ्रू कहाँ आए, आपके कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में आ गए। वहाँ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उनको Cu2+ आयन मिले, Cu2+ आयन ने उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके वो रिड्यूस हो गए और रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट हुए, कॉपर में कन्वर्ट हुए और ये कॉपर डिपॉजिट हो गया किसके ऊपर, कॉपर की रॉड के ऊपर। यानी कि यहाँ दो डिफरेंट प्रोसेस हुई। एक तो क्या प्रोसेस हुई भाई, यहाँ Zn कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn2+ और इन्होंने क्या रिलीज किए, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। यानी कि यहाँ ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, किसकी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। तो मैं इस हाफ सेल को क्या कह सकती हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह सकती हूँ। क्या कह सकती हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड में ये जो Cu2+ आयन जो कि प्रेजेंट थे हमारे इस सॉल्यूशन में, उन्होंने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और ये किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर में कन्वर्ट हो गए। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, रिडक्शन हाफ सेल। क्या कहा, रिडक्शन हाफ सेल। और आपने पढ़ रखा होगा कि रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे। कहाँ होता है, कैथोड पे। तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमारा एनोड हुआ और ये हमारा कैथोड हुआ। ठीक है, अब देखो याद रखना, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या सीन होगा वो हमें देखना है। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एनोड से कैथोड की ओर हो रही है। कहाँ से कहाँ हो रही है, एनोड से कैथोड की ओर। तो आप सबको पता है कि करंट की जो डायरेक्शन होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होती है। इट मीन्स अगर आपका करंट फ्लो करेगा तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी। और आप सबको ये भी पता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। ये चीज़ें हमने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं कि जो अपना करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करता है। इट मीन्स यहाँ कैथोड कैसा है, पॉजिटिव, और एनोड कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब आपने यहाँ क्या नोटिस किया कि डैनियल सेल में कैथोड होता है पॉजिटिव और एनोड होता है नेगेटिव। क्लियर है, आपने ये चीज़ नोटिस की, बिल्कुल समझ में आया या नहीं आया? तो अगर नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को पीछे लेकर के इन चीज़ों को समझना। डैनियल सेल, आप पूरा डैनियल सेल किससे, इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि हमने 2 बीकर लिए, एक बीकर में हमने जिंक की रॉड लगाई और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, दूसरे बीकर में हमने कॉपर की रॉड लगाई और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया। दोनों सॉल्यूशंस को हमने सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या किया, कनेक्ट किया और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कंडक्टिंग वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर लगा करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमने देखा कि क्या प्रोसेस हुई, जिंक के जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसको तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह दिया। कॉपर वाली साइड में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, रिडक्शन हाफ सेल नाम दे दिया।
ठीक है। और यहाँ सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या फिल कर रखा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है। इनर्ट का मतलब है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं, क्योंकि थोड़ी देर बाद में मैं आपको सॉल्ट ब्रिज एक्सप्लेन करूंगी, तो मैं यही उस चीज को थोड़ा सा बता देती हूँ। बेटा सुनना, आप देखिए इधर, यहाँ मैंने कहा कि जो जिंक रोड है वो Zn2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रही है। तो आपने क्या नोटिस किया भाई, आपको पता है कि अपना ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, Zn2+ और SO4 2- आयंस प्रेजेंट है। भाई ZnSO4 लिया है तो आयंस की फॉर्म में है ये, Zn2+ और SO4 2- यहाँ प्रेजेंट है। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक है वो जिंक आयंस की फॉर्म में कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में आता जाएगा। इट मीन्स आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे Zn2+ आयंस की क्या बढ़ती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इस वाले बीकर में किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, Zn2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, इधर आ जाइए एक बार आप, इधर क्या हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वायर के थ्रू यहाँ आए और Cu2+ के साथ इन्होंने रिएक्ट किया। क्या किया, Cu2+ के साथ रिएक्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हुए, कॉपर में कन्वर्ट हुए, यानी कि कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हुई। अब कॉपर डिपॉजिट हुई, इसका मतलब देखो जो Cu2+ आयन कहाँ से रिड्यूस हुए, अपने सॉल्यूशन से। अपने सॉल्यूशन वाले Cu2+ आयन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके किस फॉर्म में जा रहे, कॉपर की फॉर्म में जा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कॉपर आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज हुई तो अब इस चीज को मेंटेन कौन करेगा भाई, इधर Zn2+ कम हो रहे और इधर कौन कम हो रहे, Cu2+। सॉरी उल्टा बोल गई, यहाँ Zn2+ बढ़ रहे हैं और यहाँ Cu2+ कम हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ नेगेटिव आयंस कम हो गए और यहाँ पॉजिटिव आयंस कम हो गए। तो क्या करेंगे, देखो अगर इधर आपके Zn2+ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कौन कम हो रहे हैं, नेगेटिव आयंस कम हो रहे हैं। तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज में से क्या निकलेंगे, आपके नेगेटिव आयंस निकलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने इसमें KCl फिल कर रखा है, क्या फिल कर रखा है, KCl फिल कर रखा है। तो पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं तो इधर आपके कौन से आयन बाहर आ जाएंगे, आपके Cl- आयंस बाहर आएंगे। जितनी अमाउंट में यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे उतनी ही अमाउंट में इस सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आयन यहाँ सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखेंगे। इधर क्या होगा, इधर क्या हो रहा है भाई, इधर यहाँ Cu2+ आयन कम हो रहे हैं और नेगेटिव आयन यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं। तो इस साइड में से क्या होगा, आपके पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन में आकर के यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। यानी कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना इसका एक काम होता है। देखो यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में कम हो गए थे। तो इधर सॉल्ट ब्रिज से कौन से आयन निकले, आपके नेगेटिव आयन, और यहाँ पे रेशो क्या कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव का बराबर कर दिया। इधर पॉजिटिव आयन कम हो रहे थे, नेगेटिव आयन ज़्यादा थे, तो यहाँ इधर से कौन से आयन बाहर निकले, पॉजिटिव आयन बाहर निकले और रेशो को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है पता है, ये क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। आप खुद देख रहे हैं सर्किट को पूरा क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज किसको कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज क्या है तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाता है, व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज एंड टेल अबाउट इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है। तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है वो अपन लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। ये क्या है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, ठीक है, कंटेनिंग
क्या रखती है ये? कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन सी फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड पेस्ट। ठीक है, ये बात हो गई। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है? KCl, NaNO3, KNO3, NH4Cl एटसेट्रा। अब ये सेमी सॉलिड पेस्ट इनको किस में इसको किस में बनाया जाएगा? ठीक है, तो KCl, NaNO3, KNO3, NH4Cl इनको किस में लेंगे? इज इन जेली फॉर्म। कौन से फॉर्म में आएंगे? जेली फॉर्म। अब जेली फॉर्म कैसे बनाएंगे? इन एगार एगार जेली। क्या ले सकते हो आप? एगार एगार जेली भी इसमें ले सकते हो। एगार एगार जेली में आप इसको मिक्स कर सकते हो, या फिर आप जिलेटिन यहाँ पे ले सकते हो। फिर उसके बाद में ये क्या है? देखो, ये अपन ने लिख लिया। अब एक और बात है कि जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, इट इज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, ये बात भी है, क्योंकि इनर्ट है तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। फिर इसका काम क्या है? इसका काम है इट कंप्लीट द सर्किट। ये सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। और इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन रखता है। ये चीज आपको, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये इसके मेन फंक्शन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो आपको ये बता देना है। ठीक है, अब सेल रिप्रेजेंटेशन। आप जब भी सेल बनाओगे तो इतने बड़े बड़े डिब्बे थोड़ी बनाने बैठोगे, तो उसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, याद रखना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में अपने को एनोड बनाना है, राइट हैंड साइड में हमें कैथोड बनाना है। ठीक है, और एनोड और कैथोड को आप सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट करोगे। सॉल्ट ब्रिज को आप टू वर्टिकल लाइंस के थ्रू बनाओगे। ठीक है, तो अपना एनोड क्या था? एनोड पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था? Zn2+ में। बिल्कुल इजी फॉर्म है। जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? Zn2+ में। यही तो बात थी ना। ठीक है, दूसरी साइड में क्या था? दूसरी साइड में Cu2+ कन्वर्ट हो रहा था किस में? Cu में। ये एक्वस फॉर्म में था और ये सॉलिड फॉर्म में था। ये यहाँ एक्वस फॉर्म में था। ठीक है, तो ये तो अपना एनोड था और ये अपना कैथोड था। एनोड और कैथोड दोनों किससे सेपरेट थे? सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज को दो जो आपकी वर्टिकल लाइन है उनसे आप इंडिकेट कर सकते हो। तो देखो, ये तो आपका क्या बन गया? एनोड बन गया। ये आपका क्या बन गया? कैथोड हाफ सेल बन गया, कैथोड बन गया। और ये आपका क्या है भाई? ये आपका सॉल्ट
ब्रिज है, ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो इस तरीके से हम इस सेल का क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डेनियल सेल का। याद रखेंगे कि डेनियल सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। इसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। कैसे होता है, कैसे निकाला गया, ये हम सब चीजें बाद में देखेंगे, अभी आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में मान लो मैं एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल यहां पे लगाऊं। एक्सटर्नल क्या लगाया मैंने, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल मैं अप्लाई करूं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रही हूं, एक्सटर्नल अपोजिट अप्लाइड। अगर एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड किया जाए तो यहां मैं 3 कंडीशन लगाऊंगी भाई। पहली कंडीशन मैं एक्सटर्नल को ई एक्स टी लिख देती हूं, यानी कि ई कैपिटल ई का मतलब तो पोटेंशियल और ई एक्स टी का मतलब क्या है अपना एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर कम है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है किससे, 1.1 वोल्ट से। ये 1.1 वोल्ट किसका था, ये अपने डेनियल सेल का पोटेंशियल था। अगर ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से क्या है, कम है, तो क्या होगा, सेल एक्ट एज गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो अगर हमने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है वो 1.1 वोल्ट से अगर कम है तो हमारा सेल है वो गैल्वेनिक सेल के जैसे ही क्या करेगा, बिहेव करेगा। इट मींस क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। भाई जिंक रॉड से कॉपर रॉड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो भाई आपको पता है कि जिस साइड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, करंट। तो क्या लिखोगे, करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड, ठीक है, ये बात भी हो गई। और ये कौन सी प्रोसेस होगी, ये स्पॉन्टेनियस होगी भाई। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। कौन सी प्रोसेस होगी, स्पॉन्टेनियस। पहली कंडीशन कंप्लीट। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या कहा, ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। यानी कि अब क्या है कि जो पोटेंशियल आया है वो अपने डेनियल सेल के पोटेंशियल से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो अब तो भाई गड़बड़ हो गई, अब तो उल्टा होगा मामला उल्टा क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस कहां से कहां भाई, कॉपर रॉड टू, उल्टा मामला चलेगा पूरा, कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। अब भाई जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, करंट। तो करंट फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, ठीक है भाई। अब ये तो उल्टा ही मामला चल रहा है, तो ये प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी।
कैसी प्रोसेस होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो ये बात भी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब क्या करें? तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो बेटा जी यहाँ पे डेल जी हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। डेल जी कैसा होगा? डेल जी यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ डेल जी आपका नेगेटिव होगा। यहाँ डेल जी पॉजिटिव और यहाँ सॉरी यहाँ डेल जी नेगेटिव, यहाँ डेल जी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं अपन इधर ही। कंडीशन थ्री में क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? ई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट के बराबर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। डेल जी क्या आ जाएगा? जीरो। और आप सबको पता है डेल जी जीरो आ जाता है तो कौन सी स्टेट होती है? इक्विलिब्रियम की स्टेट यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ आपको पता होना चाहिए बेटा, यहाँ जिंक रोड क्या होती है? थिन होती है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है? जिंक रोड तो क्या होती है? थिन हो जाती है। और कॉपर रोड क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। इसमें उल्टा चलेगा। यहाँ उल्टा चलेगा। यहाँ क्या होगी? यहाँ कॉपर रोड तो होगी थिन और जिंक रोड क्या हो जाएगी? थिक। ठीक है। और यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो मैंने क्या कहा? अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ तीन कंडीशन बन सकती है और इन तीनों कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या टॉपिक आता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है अपने को वो समझना है। बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं। अगर कोई आपने मेटल रोड ले रखी है या फिर आपने कोई इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो जो भी आपने जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है, अगर उस इलेक्ट्रोड को आप उसी के आयंस में, उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दे। वापस से सुन लो, आपने कोई इलेक्ट्रोड लिया और उस इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दे, तो जो चार्ज सेपरेशन बनता है उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। शायद हो सकता है समझाने में नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम लिख करके और डायग्राम बना करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन ए मेटल इलेक्ट्रोड is dipped in its own ion solution, जब किसी मेटल इलेक्ट्रोड को हम उसके खुद के आयंस के सॉल्यूशन में क्या कर दे? डिप कर दे। ठीक है। तो कौन सा पोटेंशियल बनेगा? हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा। इट्स ओन आयन सॉल्यूशन, देन चार्ज
सेपरेशन अकर, तो वहां पे क्या आएगा, चार्ज सेपरेशन होगा, बाय विच पोटेंशियल डिफरेंस between metal electrode and its ions, क्या कहा कि बाई विच, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस फॉर्म। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे बन जाएगा, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पे एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने क्या किया, सॉल्यूशन फिल किया। मान लो ZnSO4 लिया सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन लिया तो मेरी रोड क्या होगी, जिंक की होगी। ठीक है, किसकी होगी, जिंक की। अब सुनो, यहाँ पे क्या प्रोसेस हो सकती है वो आप देखेंगे। Zn है वो Zn2+ आयन बना सकता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है कि जो Zn2+ आयन है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिंक आयनों में। जैसे कि मान लो ये जिंक है, ये कौन सी रोड है, जिंक, ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करे, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करे और क्या बना दे, ये Zn2+ आयन बना दे। ठीक है, तो देखो आपने देखा कि Zn2+ आयन कहाँ आ गए, सॉल्यूशन में आ गए, तो सॉल्यूशन तो हमारा कैसा बन गया, पॉजिटिव, और हमारी जो रोड है वो कैसी बन गई, नेगेटिव। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आ गया, चार्ज सेपरेशन आ गया। चार्ज सेपरेशन अकर कहाँ, चार्ज सेपरेशन कब होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा। देखो बेटा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, व्हेन ए मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन देन चार्ज सेपरेशन अकर। अकर इसके साथ में क्या लिख सकती हूँ, इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मैं क्या वर्ड जोड़ सकती हूँ, इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, है ना। तो इससे क्या होगा, बाई विच, इसके रिजल्ट की फॉर्म में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस फॉर्म, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो देखो आपने यहाँ पे चार्ज डिफरेंस देखा, यहाँ पता है क्या है, यहाँ हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी किस चीज की होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ग्रेटर क्या होती है, पावर होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इधर किसकी, यहां ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहां देखिए, तो अगर इधर ऑक्सीडेशन होगा तो इसको हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। यहां कौन सा कहेंगे, एक सेकंड में लिख देती हूं, यहां पे ग्रेटर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की टेंडेंसी यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये कौन सा इलेक्ट्रोड बन गया, ऑक्सीडेशन। कौन सा इलेक्ट्रोड बन गया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बन गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखो मैं दूसरा कंटेनर लेती हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया।
और इसमें मैंने रॉड भी किसकी लगाई, कॉपर की लगाई। ठीक है, अब यहां क्या होगा वो आपको देखना है। यहां Cu2+ है, ठीक है, यहां कैसा है, Cu2+ है। ये Cu2+ क्या करेंगे, मान लो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके कहाँ, किसमें, कॉपर की फॉर्म में जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जाकर के डिपॉजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक है, Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर की फॉर्म में वहां पे इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ, या फिर मैं इसका उल्टा ही बता देती हूँ ना, जिंक का ही ले लेते हैं अपन, क्यों कॉपर पे जाते हैं। इसको मान लो मैंने क्या किया, जिंक को ही लिया, इसको मैंने जिंक ही माना है, जिंक का ही माना है ना। ठीक है, अपन इसको जिंक रोड ही मान लेते हैं। ये अपना ZnSO4 है और ये अपना Zn है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो कि जो Zn2+ है, जो Zn2+ है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है भाई, क्योंकि अपोजिट फॉर्म में रिएक्शन हो रही थी। जिंक क्या कर रहा था, Zn2+ की फॉर्म में जा रहा था और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। इट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये Zn2+ है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा और वो किस फॉर्म में चला जाएगा, जिंक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में चला जाएगा, जिंक फॉर्म में। इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो तो आपका पॉजिटिव है और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन है, तो सॉल्यूशन की नेचर यहाँ पे कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्रोसेस इसका उल्टा होगा कि Zn2+ है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, Zn में। ठीक है, Zn2+ है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, Zn में। कैसे, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की यहाँ पे टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट मीन्स अब यहाँ ये क्या बन गया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड बन गया। कौन सा इलेक्ट्रोड बन गया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड बन गया। कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। किसी भी मेटल के लिए अगर आपको इसको इंडिकेट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मान लो ये मेटल है, ये दोनों क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस होगी। ये Mn+ चार्ज की फॉर्म में आएगा, कितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, यानी कि इसने यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। ठीक है, तो अगर ऐसी प्रोसेस देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन में जो पोटेंशियल बनेगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन में जो पोटेंशियल बनेगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आया होगा शायद। जब किसी मेटल की रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इसको हमने विद डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब सुनेंगे आप आगे क्या है कि IUPAC कन्वेंशन के थ्रू, IUPAC ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, जो IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है वो हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो IUPAC के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज यूज्ड। कौन सा पोटेंशियल यूज होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होता है। हाँ, बाय द वे अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखते हैं, ठीक है, तो देखिए बेटा एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में
वो न्यूमेरिकली बिल्कुल सेम होंगे, केवल उनका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल, ये न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, बट हैव अपोजिट साइन, बट हैव अपोजिट साइन, लेकिन इनका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। एग्जाम्पल से देखिए आप, मान लीजिए आपका जिंक का नहीं, अपन कॉपर का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ। मान लीजिए आपने कॉपर का एग्जाम्पल लिया कि कॉपर है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। तो इसके लिए जो इसका ई नोट आएगा, ई नोट कौन सा होगा, रिडक्शन का होगा। तो मैं ई नोट रिडक्शन लगा दूं यहाँ पे, ई नोट रिडक्शन होगा प्लस 0.34 वोल्ट। कितना होगा, प्लस 0.34 वोल्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसी को किसकी फॉर्म में लिखूं कि मान लो आपका कॉपर है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu2 प्लस बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना रहा है, Cu2 प्लस बना रहा है। तो अब जो ई नोट यहाँ आएगा इस रिएक्शन के लिए वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का होगा। और अब न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी सेम आएगी, वही 0.34 वोल्ट आएगी, लेकिन अब इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसका साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका साइन बदल दिया। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। क्या बताया मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आईपीएससी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही यूज करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, केवल इनका साइन क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो कि हमने एग्जाम्पल लेकर के देख लिया। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया वो एक बार मैं आपको वापस से रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास का यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन होता है उसकी स्टडी करते हैं। अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी और डेल जी उसके लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो ये प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी और इसके लिए डेल जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको ये भी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि अपनी मोल्टन और एक्वस स्टेट में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएं, वो अपने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। उसके बाद में मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जिस आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद में मैंने आपको सब्सटेंस के टाइप बताए, किसके बेसिस पर, कंडक्टिविटी के बेसिस पे बताए, है ना, या कंडक्ट। ठीक है, तो कंडक्टर कौन होंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देंगे। ठीक है, और इंसुलेटर कौन होंगे, जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। और सेमीकंडक्टर कौन होंगे, जो कि इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में आएंगे वो सेमीकंडक्टर होंगे। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंडक्टर थे, एक मेटेलिक कंडक्टर था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था। हमने दोनों की स्टडी की, किसके बेसिस पर, डिफरेंस करते हुए इन दोनों को अपन ने स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद में क्या था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने
मैंने जो अपना पहला पेज था उसी पे आपको एक्सप्लेन किया। इसमें क्या था कि रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होती है जिसके थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन जो रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को पढ़ते हैं, वो एक ही कंपार्टमेंट में नहीं होता है। उसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए अलग कंपार्टमेंट होता है और रिडक्शन के लिए अलग कंपार्टमेंट होता है। और दोनों कंपार्टमेंट को जॉइंट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट सेल बोल देते हैं, जो कि हमारा कौन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, एग्जाम्पल लेते हैं हम गैल्वेनिक सेल का, और गैल्वेनिक सेल में भी हम किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेनियल सेल का ले लेते हैं। डेनियल सेल कैसे बनता है, ये सारी कहानी हमने अच्छे से पढ़ ली थी कि एनोड बनेगा आपका जिंक का और कैथोड बनेगा आपके कॉपर का। डेनियल सेल में आपका कैथोड पॉजिटिव होगा और आपका एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद में सॉल्ट ब्रिज क्या है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की क्या कहानी थी, ये सारी चीज़ हमने ये पढ़ी कि ये एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, किसकी फॉर्म में, सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में। जो सेमी सॉलिड पेस्ट है वो किस में बनता है, एक एगार एगार जेली होती है उसमें इसको बनाया जाता है। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आपका KCl हो सकता है, NaNO3 हो सकता है, KNO3 हो सकता है, आपका NH4Cl भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। कौन कौन, यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, सेल रिएक्शन को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं पहुंचाते हैं। जो नेट सेल रिएक्शन है ना, इसके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इट कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। कैसे करता है मैंने आपको बताया। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये भी हमने इसमें पढ़ लिया। सेल रिप्रेजेंटेशन हमने बताया कि इस तरीके से होता है। ठीक है, पीछे देखिए यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही थी, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। नेट सेल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं हम, नेट सेल रिएक्शन देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि Zn कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, और Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में था। जिंक का तो क्या हुआ, जिंक का तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, यानी कि वो कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस में, और कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, यानी कि वो कन्वर्ट हुआ सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये इसकी क्या थी, नेट सेल रिएक्शन थी। क्लियर है। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि जो डेनियल सेल है उसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। फिर मैंने ये भी कहा कि अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करूँ, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करूँ, तो मैंने 3 कंडीशन यहाँ पे बताई थी कि अगर वो लेस देन है तो हमारा जो सेल होगा वो डेनियल सेल के जैसे, यानी कि गैल्वेनिक सेल के जैसे ही बिहेव करेगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा है 1.1 वोल्ट से, तो यहाँ पे जो डेनियल सेल की जो प्रोसेस होगी उसकी अपोजिट प्रोसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है, इक्वल है किसके, 1.1 वोल्ट के, इट मीन्स वहाँ इक्विलिब्रियम है, नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, डेल जी की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये तो अपन ने अभी ही पढ़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।